अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक और इस सिलसिले में ये हमारी 11th वीडियो है जिसके अंदर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे दिए गए नोट्स को एक दफ़ा स्टडी कर लें, इनको समझ लें, इन पर अमल कर लें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसके बगैर आप टेंसेस के टॉपिक को ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को। पहले इसके मीनिंग समझते हैं। फ्यूचर का मतलब आपको पता है मुस्तकबिल, और कॉन्टिन्यूस का मतलब है जारी। इसका मतलब है ये टेंस किसी ऐसे फेल, किसी एक्शन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि ज़बाना मुस्तकबिल के अंदर जारी हो। और उर्दू हिंदी में इसकी पहचान होगी रहा हूँगा, रहे होंगे, ठीक है, जा रहा होगा, सो रहा होगा, खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा, तो एंड पे रहा होगा आएगा इसमें, ठीक है। तो ये इसकी प्रोमिनेंट एग्जांपल है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहचान में इस तरह से ना जाया करें, फिक्रे की सेंस को, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश किया करें कि फ्यूचर में अगर कोई बात हो रही है और काम जारी है, काम लगातार है, तो डेफिनेटली वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। अच्छा, इसमें एक बात आपको इजाफी तौर पर बता दूं जो आपको बहुत कम जानने में मिलेगी, सुनने में मिलेगी, वो ये है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है ये प्रेजेंट जो है उसकी सिचुएशन को ज़ाहिर करने के लिए भी यूज़ होता है। अब थोड़ा सा सुनने में वियर्ड लगता है आपको, वो मैं आपको समझाता हूँ। टेंस तो ये फ्यूचर के लिए ही है, फ्यूचर में जो काम जारी है उसी को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन मैं अब आपको एक सिचुएशन देता हूँ जिसमें ये टेंस जो है प्रेजेंट में भी यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर दो दोस्त बैठे हुए हैं घर में और तीसरा उनका कोई दोस्त है, उसका अता पता उनको नहीं मिल रहा, यानी उनके साथ उनका कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। अब वो दोनों आपस में बात करते हैं कि यार वो जो रहमान है इस वक्त क्या कर रहा होगा, ठीक है। तो वो दूसरा जवाब देता है कि मेरा ख्याल है कि वो सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब जो उन्होंने रहमान का जिक्र किया है कि वो सो रहा होगा, तो वो फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, वो एट द स्पॉट उसी वक्त की बात कर रहे हैं कि जब वो दो दोस्त बैठे हुए हैं उस वक्त, बिल्कुल उसी वक्त जो है करंट सिचुएशन के अंदर जो तीसरा दोस्त है वो सो रहा होगा। तो वो फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, बात वो प्रेजेंट की कर रहे हैं, लेकिन टेंस यहाँ पे भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ही यूज होगा, क्योंकि वो उसकी जो अलामात है उसके ऊपर फिट बैठता है, सो रहा होगा, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि यार रात को वो सो रहा होगा, रात को 9 बजे वो सो रहा होगा, तो ये क्या है, ये फ्यूचर टेंस है। इसी तरह अगर करंट स्टेटस में आप बात करें कि यार इस वक्त मेरा ख्याल है वो काम कर रहा होगा, ठीक है, तो है तो ये प्रेजेंट ही, लेकिन उसमें टेंस जो है आपका फ्यूचर का यूज होगा, सही है ना, क्योंकि उसके एंड पे रहा होगा या रहा होगी वगैरह ये चीज़ें आ रही हैं। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ। देखें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है किसी सेंटेंस की। अगर वर्ब आपका इंट्रांजिटिव है तो एंड पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि सेंटेंस को मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट रखा जाए। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। और सब्जेक्ट आपका कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और ऑब्जेक्ट भी मोस्टली जो है ये नाउन होता है। आपको ये पता है कि जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है इनकी कोई फॉर्म चेंज नहीं होती टेंस के बदलने से, इसलिए इनका तो मसला नहीं है। जो फॉर्म चेंज होती है टेंस के चेंज होने से वो होती है वर्ब की, और वर्ब के साथ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसकी। तो इसीलिए जब हम टेंसेस को स्टडी कर रहे होते हैं तो हमने वर्ब की फॉर्म को और वर्ब के साथ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है उसकी फॉर्म को समझना होता है। और आपको पता है कि हम इस वक्त मेन जो टॉपिक है वो हमारा वर्ब का चल रहा है और टेंसेस उसका सब टॉपिक है, तो बात हम वर्ब की करेंगे। लिहाजा जो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें वर्ब की जो फॉर्म है वो फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगी, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं आईएनजी फॉर्म यूज होगी। बेस फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी लगाते हैं तो वो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाती है। इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, इसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। तो तमाम पर्सन्स में चाहे सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, वर्ब की जो फॉर्म है वो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगी। तो ये तो एक बात तो होगी क्लियर। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा शैल बी और विल बी और शैल बी, ये दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो गए। अब विल बी कहाँ पे यूज होगा, शैल बी कहाँ पे यूज होगा, वेरी सिंपल। जो आपका फर्स्ट पर्सन है उसमें आई और वी है, इनके साथ शैल बी यूज होगा, बाकी जितने भी आपके पर्सन हैं उनके साथ विल बी यूज होगा। अब इसी से मैं एक आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूं कि ये जो आई और वी के साथ शैल यूज होता है, शैल बी, लेकिन यहाँ पे विल भी यूज हो सकता है, विल भी हम कह सकते हैं। अब विल भी क्यों यूज होता है, देखिए जब मजबूत इरादे को शो करना होता है ना, आई या वी फर्स्ट पर्सन किसी मजबूत इरादे को शो कर रहा है फ्यूचर में कि ये काम वो हर सूरत में करेगा ही करेगा, या सेंटेंस पे जोर दे रहा है वो, ठीक है ना, तो उसको एम्फेसाइज कर रहा है, या कोई कंडीशनल सेंटेंस है, तो ऐसी सिचुएशन में
आई के साथ, आई और वी के साथ विल बी, शैल बी के अलावा विल बी भी यूज हो सकता है। तो अगर कहीं पे विल भी यूज हुआ तो आपने इसको गलत नहीं समझ लेना। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, मॉडर्न इंग्लिश में विल और शैल का वैसे अब डिफरेंस खत्म हो गया है, यानी सबके साथ ही आई है चाहे वो है, सबके साथ विल लग जाता है। तो खैर, जो अगर हम ग्रामर के रूल्स में देखें तो आई और जो वी है, जो फर्स्ट पर्सन है, इनके साथ शैल यूज होता है। लेकिन अगर आप फिक्रे पे जोर दे रहे हैं, पक्के इरादे को ज़ाहिर कर रहे हैं, कोई कंडीशनल सेंटेंस है, तो फिर विल भी यूज हो सकता है। तो चलें जी, अब हम इनको सेंटेंस को देखते हैं। आई शैल या विल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा, ठीक है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आई, विल बी या शैल बी जो है इसका हेल्पिंग वर्ब और आगे फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है। इसी तरह वी शैल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे। पहले तमाम पर्सन्स के मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ, जो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड पे बताएंगे, क्योंकि उनको करने का एक ही फार्मूला है उनको बनाने का, और वो सब पे एप्लीकेबल होगा। एक ही मतलब आप समझा देंगे आपको, और आप इजीली सब पे जो है इसको अप्लाई कर देंगे जी। तो अगर बात करें हम सेकंड पर्सन की, तो यू विल बी प्लेइंग, आप खेल रहे होंगे। यू विल बी प्लेइंग, आप खेल रहे होंगे। आपको पता है सेकंड पर्सन में जो यू है वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, यू ही इस्तेमाल होता है। इट मीन्स कि अगर आपके सामने बंदा एक है या 10 है, उनके लिए यू ही इस्तेमाल होंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सेम रहेगी। आगे आगे थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट होगा। ही जो है वो मेल के लिए, शी जो है फीमेल के लिए। ही और शी इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, इट जो है जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, और ये मेल हो या चाहे फीमेल हो, इट ही यूज होगा। इसके अलावा बेजान चीज़ अगर कोई सिंगुलर है, जैसे चेयर, टेबल वगैरह कोई भी सिंगुलर है, तो उसके लिए भी इट यूज होगा। इसके अलावा कुछ सिंगुलर नाउन है, जैसे रहमान, अदनान, जिशान, फैजान, आयशा, फौजिया। तो इस तरह से अगर कोई नाउन है सिंगुलर, ठीक है, तो वो भी आपका, या चेयर है, टेबल है, टीवी है, ये सारे के सारे भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं जी। तो इनमें भी स्ट्रक्चर वही है, शी विल बी प्लेइंग, वो खेल रही होगी, ही विल बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा, इट विल बी प्लेइंग, ये खेल रही होगी, ठीक है, ये खेल रहा होगा। अब यहाँ पे इट जानवर इसलिए है क्योंकि प्ले है, आपको बेजान चीज़ तो नहीं ना खेल सकती। हाँ, अगर यहाँ पे कोई और चीज़ हो, कोई और वर्ब हो, जैसे हम कह सकते हैं इट विल बी लुकिंग ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत नजर आ रही होगी, तो हो सकता है किसी बेजान चीज़ की बात की जा रही है। इसी तरह दे विल बी प्लेइंग, वो खेल रहे होंगे। तो ये बात हो गई पॉजिटिव और अफर्मेटिव की। अब आ जाते हैं कि हमने नेगेटिव का किस तरह बनाना और बाकी इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस तरह बनाना। तो वेरी सिंपल, आपने जब पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना है तो शेल है या विल है, उस और साथ में बी है। तो बी जो है ये एडिशनली होता है, बी है या बीन है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो आपको ये जनरल रूल है तमाम टेंसेस के लिए कि जो नॉट है, आपने जो आपका मेन हेल्पिंग वर्ब है ना, बिल्कुल इंस्टेंटली उसके आगे यूज करना है। अब लोग यहाँ पे गलती पता है करते हैं, आई विल बी नॉट प्लेइंग, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, या आई नॉट विल बी प्लेइंग, तब भी गलत हो जाएगा। जो आपका मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ आपने नॉट यूज करना है। अगर बी है, बिन है, तो उसके आगे नॉट के बाद होगा वो, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई शैल नॉट बी प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो ये आपका नेगेटिव आ गया। अच्छा जी, ये आपका बेस सेंटेंस है, ये आपको उसकी स्ट्रक्चर समझ आ गई, फार्मूले से तो बात क्लियर हो जाएगी। उससे आगे नेगेटिव आपने ड्राइव कर लेना, ये भी कुछ ना मुश्किल काम नहीं, सिर्फ आपने नॉट लगाना है, और नॉट का आपको पता होना चाहिए कि वहां पे एडजस्ट आपने कहाँ पे करना है। ये अब आपके दो सेंटेंस हो गए, इन दोनों से आपने आगे वाले दो ड्राइव कर लेने हैं। और ड्राइव करने के लिए आपने इंट्रोगेटिव के लिए पॉजिटिव सेंटेंस को लेना है, बेस बनाना है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने नेगेटिव को बेस लेना है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों की स्ट्रक्चर सेम सेम है, आपको बनाने में आसानी हो जाएगी, वरना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई। आप चाहें तो इसी एक सेंटेंस से 4 बना लें, जो उनसे मर्जी। और एंड पे जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, खुद ब खुद ही ये बनते चले जाते हैं, आपको ज़्यादा इस पर नहीं सोचना पड़ता। तो भी स्टार्ट में अगर आप पहली दफ़ा सीख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेन होगा इसमें समझने के लिए, थोड़ी सी इसमें कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपकी आसानी के लिए कहता हूं कि आप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस से ड्राइव किया करें, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है ये नेगेटिव से ड्राइव किया करें, इजी हो जाएगा जी। तो ये अब हमने दो बना लिए, अब हमने बनाना है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव को हमने किससे बनाना है, पॉजिटिव से। तो सिंपल है जी, ये आपका आई शैल विल बी प्लेइंग है, तो ये जो आपका शेल है, सिर्फ शेल, बी नहीं, शेल या विल, वो आपने लेके चले जाना है सब्जेक्ट से पहले। बाकी सेंटेंस आपका सारा वैसे रहेगा, एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपकी आ जाएगी, ठीक है। फिर समझें, बी को नहीं पीछे ले जाना, ये भी गलती हो जाती है, विल बी या शैल बी आई तो ये गलत हो जाएगा। आपने सिर्फ मेन जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देनी है। जैसे आई शैल विल बी प्लेइंग, तो ये बन जाएगा शैल या विल आई बी प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँगा जी। तो अब ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव।
अब आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपने बनाना है, तो आप लेंगे जी इसको नेगेटिव सेंटेंस को बेस बनाएंगे। इसमें भी कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ शैल या विल को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले जाना है और एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बाकी सेंटेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखें आई शैल विल नॉट बी प्लेइंग, तो यहाँ पे हमने इसको शैल या विल को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले गए, बाकी सेंटेंस सेम टू सेम आप देख सकते हैं। शैल विल आई नॉट बी प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने का ये जो फार्मूला है, तमाम पर्सन तमाम नंबर सिंगुलर प्लूरल पे ये लागू होता है, सबके लिए सेम है। ये आपको एक दफ़ा आ गया है तो बाकी सब पे भी यही यूज़ होगा, अलग-अलग से सबको मेरा ख्याल है मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग एक दफ़ा आपको करवा देता हूँ, चलें देखते हैं जी। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी है तो वी शैल विल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे, विल नॉट बी प्लेइंग हम नहीं खेल रहे होंगे, शैल विल बी प्लेइंग क्या हम खेल रहे होंगे, शैल विल नॉट बी प्लेइंग हम क्या हम नहीं खेल रहे होंगे। इसी तरह सेकंड में आ रहे हैं, यू विल बी प्लेइंग आप खेल रहे होंगे, यू विल नॉट बी प्लेइंग आप नहीं खेल रहे होंगे, विल यू बी प्लेइंग क्या आप खेल रहे होंगे, विल यू नॉट बी प्लेइंग क्या आप नहीं खेल रहे होंगे। और सिंगुलर और प्लूरल चूंकि दोनों में यू ही है तो इनमें स्ट्रक्चर दोनों की सेम होती है, इसमें डिफरेंस होता ही नहीं है। अब अगर आ जाए हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में, चाहे ही है, शी है, इट है या कोई सिंगुलर नाउन है, जानदार या बेजान, उन सब के लिए सेम ही स्ट्रक्चर होगी। जैसे शी विल बी प्लेइंग वो खेल रही होगी, शी विल नॉट बी प्लेइंग वो नहीं खेल रही होगी, विल शी बी प्लेइंग क्या वो खेल रही होगी, विल शी नॉट बी प्लेइंग क्या वो नहीं खेल रही होगी। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल में जाएं, दे विल बी प्लेइंग वो खेल रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग वो नहीं खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग क्या वो खेल रहे होंगे, विल दे नॉट बी प्लेइंग क्या वो नहीं खेल रहे होंगे। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।